रूल नंबर 42 ये बात करता है मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज और उनका रिवर्सल देयरऑफ। हमने क्या देखा अभी तक कि अगर हमारा बिजनेस पर्पस के लिए तो हम क्रेडिट ले लेंगे, टैक्सेबल गुड्स है तो क्रेडिट ले लेंगे, ब्लॉक्ड के लिए स्पेसिफिकली लिस्ट देखा ये रहे तो नहीं लेंगे। ठीक है, हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था जहाँ पे हम बोले थे पार्टली टैक्सेबल अगर है और पार्टली एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल का क्रेडिट मिलेगा, एग्जेम्प्ट का मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्लासिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन से अपन घर के भी कॉल्स करते हैं और ऑफिस के भी कॉल्स करते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन को हम किस में पकड़े, पर्सनल पर्पज़ में पकड़े, मतलब अदर देन बिजनेस में पकड़े, या बिजनेस में पकड़े क्योंकि हम बिजनेस के भी कॉल्स इस पर अटेंड करते हैं। क्वेश्चन यस। ऐसे तो हम बाइफरगेट नहीं कर सकते कि पूरे महीने हम कितना बिजनेस में कॉल किए कितना पर्सनल में किए। वैसे करते तो फिर नंबर ऑफ मिनट्स भी देखना पड़ेगा कि कितना मिनट बिजनेस पे लगता है कितना मिनट पर्सनल पे लगता है। तो मतलब एक टैक्स पेयर इसमें पागल हो जाएगा। यस, हमको सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लेके आना था। ठीक है, तो अब ऐसा करोगे तो क्या करना ये दिया है हमको रूल 42 में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है, जैसे मैंने जूट बैग्स लाई, ये लाई तो थी टैक्सेबल, बट मैं किसके लिए दे रही हूँ, एप्पल्स डाल के दे रही हूँ इसमें, मतलब इससे एग्जाम सप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे को इसका आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं। बट कुछ जूट बैग्स मैं क्या कर रही हूँ, ये जूट बैग में कुछ आइटम्स जो है वो टैक्सेबल डाल रही हूँ, कुछ आइटम्स जो है वो एग्जाम डाल रही हूँ। हो सकता है कि उसी में बैग्स भी डाल दे, उसी में एग्जाम सप्लाई भी डाल दे, तो फिर इसके आईटीसी का क्या करोगे, प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं रूल 42 में। रूल 42 बोलेगा सबसे पहले तो आप क्या करो ना, सबसेक्शन 1 में, और सबसेक्शन 1 नहीं, सब रूल 1 इसका जो बोलता है उसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप बोलता है कि आप टी कैलकुलेट करो। टी मतलब टोटल आईटीसी जो भी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का है। हम कैपिटल गुड्स का बात कर रहे हैं क्या, नहीं। अगर वेइंग मशीन है जो एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल दोनों गुड्स का वजन ले रही है, हम उसका बात कर रहे हैं क्या, नहीं। उसके लिए रूल 43 है। हम लोग अभी देख रहे हैं रूल 42 जो बात करता है, वेरी गुड, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल thereof। ठीक है, टी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, टोटल आईटीसी आपका जितना भी बैठ रहा है आप लिखोगे। ठीक है, फिर आएगा आपका सेकेंड स्टेप जो रहेगा T1। T1 में क्या करोगे आप, जो एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, मतलब पर्सनल पर्पस, वो लिखोगे। एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस जो रहेगा वो लिखोगे। ठीक है, T3 में हम T2 में हम लिखेंगे जो भी एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा है वो। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, पूरा आईटीसी लिखा।
फिर लिखा इसमें से T1 वाला हिस्सा कौन सा है, मतलब जो अदर देन बिजनेस है प्योरली, इसमें थोड़ा भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो है वो हिस्सा हमने बनाया प्योरली एग्जेम्प्ट हिस्सा जो है, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा हमारे जो भी एलिजिबल आईटीसी है, जो क्लेम करने वाला आईटीसी है उसमें, करेक्ट। तीसरा हिस्सा हम किसका बनाएंगे बताओ, जो हम हटाना चाहते हैं हमारे इसमें से, फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। T3 जो है वो रहेगा आपका 17.5 के अंदर जो ब्लॉक क्रेडिट है वो, ठीक है। T3 17.5 ब्लॉक क्रेडिट T3, मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी, ये पूरा जो है ये हटा देंगे। कॉमन क्रेडिट कितना बचेगा, इतना। T4 क्या रहेगा, एक और रहेगा एक आइटम, जैसे एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस है, एक्सक्लूसिवली ब्लॉक्ड है, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड है, वैसे एक्सक्लूसिवली बिजनेस भी तो हो सकता है, वो कॉमन में थोड़ी ना डालेंगे अपन, बराबर। तो T4 मेंशन करें, T4 इज इक्वल टू ITC exclusively for taxable supplies including zero rated supplies, बराबर। अब ये बिजनेस पर्पस है इसीलिए हमने सबसेक्शन 1 के हिसाब से क्रेडिट लिया 16(1), सही है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव वाला पोर्शन तो हमको क्लियर क्रेडिट मिलेगा क्या, ये वाले पोर्शन का, यस। अब बचा हमारा कॉमन क्रेडिट, कॉमन कितना है, ये वाला पोर्शन, बराबर। इसको अपने को क्या करना है, अपोर्शन, ये बात समझ में आया। तो 42 किसके लिए बना, ये हिस्से के लिए, सही है ना। इसके अलावा तो हम ले लेंगे, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रूल 42 में ये वाला पोर्शन निकालेंगे जो हमने पिक्चर में बनाया, उसको हम फॉर्मूला से ट्राई करते हैं लिखने का। C1 जो रहेगा हम क्रेडिट करेंगे अपने लेजर में, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, C1 इज इक्वल टू T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, सही है। तो हमने क्या किया, ये पोर्शन को बोला C1, बराबर, ये येलो वाले पोर्शन को, ठीक है। ये जो पूरा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, T, ठीक है। हमने बोला हम C1 निकालेंगे जो आपके ITC लेजर में फॉर्म 3B में जाएगा, ठीक है। ये क्रेडिट बोल के आप क्रेडिट करोगे, 1 2 3 आप नहीं एलिजिबल है करके दिखाओगे, ठीक है। अब निकालेंगे हम C2, क्योंकि C1 में से कुछ पोर्शन तो ऐसा है जो प्योरली टैक्सेबल चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, तो हमको मिलना ही है, तो हम बोलेंगे C2, मतलब आपका कॉमन क्रेडिट जो है इट इज़ इक्वल टू C1 माइनस T4। तो हमने बोला ये जो पूरा हिस्सा है ये C1 है, पर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, C2, सिंपल, ठीक है। अब हमको कॉमन क्रेडिट मिल गया, बराबर। हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बनाया, टेबल में T1 T2 T3 माइनस किया। एक तो था अदर देन बिजनेस पर्पस, मतलब पर्सनल वाला प्योरली, एक था प्योरली एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक है प्योरली ब्लॉक क्रेडिट, तो ये तो नहीं मिलना है। फिर हमने बोला हम जो एलिजिबल पोर्शन है वो भी हटा देंगे प्योरली, बराबर। जो बचा हमारा क्या है, C2, मतलब
कॉमन क्रेडिट, यस। अब हमको कॉमन क्रेडिट में से कुछ हिस्सा एग्जेम्प्टेड को देना है, कुछ टैक्सेबल को देना है, कुछ हिस्सा हमको पर्सनल पर्पस में देना है, कुछ हिस्सा हमको बिजनेस पर्पस में देना है। जैसे लैपटॉप वगैरह जो आइटम्स है, ऐसे आइटम्स आए जहाँ पे बिजनेस भी है और पर्सनल भी है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि 5% जो है वो क्रेडिट हम पर्सनल के हटा देंगे। तो आप मोबाइल फ़ोन्स देखते हो, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ऐसे कुछ होते हैं, तो उसमें आप 5% कंपलसरी जो है वो आपका, अगर आपको पता है कि दोनों में यूज़ हो रहा है तो पर्सनल पर्पस के लिए ऐसा समझोगे, ठीक है, और फिर बाकी का बिजनेस के लिए। तो अगर ऐसा कोई आइटम है जिसका क्रेडिट 10,000 का है, ठीक है, उसमें मैं बोल रही हूँ पर्सनल प्लस बिजनेस पर्पस दोनों भी हो रहा है, तो आप कितना पोर्शन करोगे पर्सनल पर्पस के लिए? 5%। कितना है 5%? 500 रुपया। बचा हुआ पूरा क्रेडिट जो है वो पूरा आप लोगे, समझे? सिंपल। टैक्सेबल एग्जाम के केस में आप क्या करोगे, पूरा टर्नओवर देखोगे, ठीक है, टर्नओवर को डिनोमिनेटर में रखोगे, टैक्सेबल जो है टैक्सेबल अपॉन टर्नओवर रेशो में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। टर्नओवर रहेगा आपका एग्जाम प्लस टैक्सेबल। अगर मैं बोलूँ एग्जेम्प्टेड 1 करोड़ है, टैक्सेबल 2 करोड़ है, तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 3 करोड़, सही है। टर्नओवर हम बोल रहे हैं, ठीक है, आईटीसी वगैरह नहीं, टोटल टर्नओवर हम बोल रहे हैं। अब जितना भी आईटीसी है, C2 वाला जो भी आईटीसी है, हम क्या करेंगे, इनटू एग्जेम्प्टेड अपॉन टोटल टर्नओवर। ये जो है आप एग्जेम्प्टेड को अपोर्शन करके इसका क्रेडिट नहीं लोगे, समझे? नहीं लोगे मतलब आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, क्योंकि ये क्रेडिट तो आप ले चुके थे C1, समझे? एक बार इस पे आओ तो मॉड्यूल पे D1 देखो। अच्छा समझना, हमने एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स बोला था सबसेक्शन 3 में, इधर देखने के पहले हमने बोला था एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स, और उसमें सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और ऐसे सब लाया था। क्यों लाया रहेगा इन्होंने? याद है क्या? 17(3) में हमने बोला था एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि हमको एग्जेम्प्ट का टर्नओवर बढ़ाना था। एग्जेम्प्ट का टर्नओवर बढ़ गया तो एग्जेम्प्ट को ज़्यादा पोर्शन होएगा जो इनएलिजिबल हो जाएगा, इसके लिए, समझे? तो ये बोलता है C2 तक अपन निकल रहे हैं ना। D1 इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू C2, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाईज अपॉन टोटल टर्नओवर इंटू कॉमन क्रेडिट जो निकला हमारा, बराबर। तो ये क्या है अपना D1। The amount of credit attributable to non-business purposes if common inputs and input services are used partly for business and partly for non-business purposes be denoted as D2 and shall be equal to 5% of C2। तो हम क्या करेंगे, जब हमको बोला गया है कोई क्वेश्चन में कि इसमें पर्सनल पर्पस भी है, तब हम सीधा सीधा जो भी आपका C2 है उसका 5% ले लोगे, ये रहेगा आपका D2। तो अब मेरे को बताओ, आपका कॉमन क्रेडिट है C2 माइनस D1, ये आपका एलिजिबल क्रेडिट बना कॉमन क्रेडिट में से, ये आया आपका C3, और टोटल क्रेडिट आप कितना लोगे, C3 प्लस T4, समझे? गुड, पढ़े आगे? L पढ़ लिया ना। M, the amount equal to aggregate of D1 and D2 shall be reversed by the registered person in form 3B और through form GST DRC 03। रिवर्सल होएगा D1 और D2 का कॉमन क्रेडिट में से ये वाला हिस्सा जो एलिजिबल नहीं है, yes, provided that where the amount of input tax relating to inputs or input services used partly for the purposes other than business and partly for effecting exempt supplies has been identified and segregated at the invoice level by the registered person, the same shall be included in T1 and T2 respectively, and remaining amount of credit on such inputs or input services shall be included in T4। अगर इन्वॉइस में पहले से ही मेंशन है, भले एक साथ आइटम्स लिया है, बट एग्जेम्प्ट में इतना है, टैक्सेबल का इतना है, ऑलरेडी मेंशनड है इन्वॉइस में, तो हम उसको एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट में उतना डालेंगे, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल में उतना डालेंगे,
कॉमन क्रेडिट में खाली वो आइटम जाएगा जिसका कोई सेग्रीगेशन नहीं है, ठीक है। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल 42 का आप हेडिंग दोगे, इसके बाद में T1 T2 T3 T4 को स्पेसिफाई करोगे और T को स्पेसिफाई करोगे। फिर आप C1 लिखोगे, C1 क्या है, फिर आप लिखोगे C2 क्या है, फिर C2 के बाद D1 और D2 निकालोगे, फिर आपका C3 निकलेगा। तो हमने T1 T2 T3 ये सब तो लिखा है, इसके नीचे कंटिन्यू कर ले। ये आपका रफ वर्क बन जाएगा, जो आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। अपना स्टेप्स कंटिन्यू करते हैं अपन। स्टेप 6 क्या बोल रहा है हमको, C1 इज इक्वल टू T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर C2 इज इक्वल टू, वेरी गुड, C1 माइनस T4। ये क्या है अपना कॉमन क्रेडिट। स्टेप 7, स्टेप 8 जो है इसमें अपन क्या निकालेंगे, D1 और D2। D1 इज इक्वल टू, क्या एग्जाम्प्ट बोलो, क्योंकि अपन D1 को माइनस कर रहे हैं, तो एग्जाम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। D2 क्या है, C2 इंटू सिंपल ये जो है हमने किसको अपोर्शन करा, अपोर्शन टू एग्जाम्प्ट सप्लाई। पर्सनल पर्पस, ठीक है। स्टेप 9 डन। स्टेप 10 में आपका क्या निकलेगा, C3 विच इज़ द एलिजिबल क्रेडिट विच इज़ इक्वल टू C2 माइनस डन। लिखो इसको, बिना देखे ट्राई करते हो क्या।